नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हम नंबर सिस्टम का टॉपिक कर रहे थे और नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति, इसकी कुछ क्लासेज हमने कर ली है। 4 क्लासेज हमारी इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं और ये आज आपकी क्लास नंबर कौन सी है? ओवरऑल 6 है और नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, और इसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है इसको फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, ताकि आपका रिवीजन साथ साथ में चलता रहे। आप खुद से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप आए हैं क्लास लेने तो यहाँ पर भी आपका रिवीजन एक बार हो जाएगा। तो देखिए, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी है हमने? हमने देखे थे प्राकृत संख्या क्या होती है। क्या होती है? सबसे पहले प्राकृत संख्या जो हम डेली क्या है डेली लाइफ में कैलकुलेशन के लिए यूज़ में लेते हैं और 1 से शुरू होती है। तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं? n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या इसको हम कहते हैं। तो ये हमने देखा था। इसके बाद में हमने देखी थी कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम कह रहे थे होल नंबर, और होल नंबर्स में हमने क्या किया था? W से इसको डिनोट करते हैं और यहाँ पे जो है 0 हमने शामिल कर लिया था, तो 0 हो जाएगा और 1 2 3 4 ये इस तरह से अनंत तक चलेगी। तो ये अपनी क्या है? ये हमारी है पूर्ण संख्याएं। और इसके बाद में हमने कौन सी संख्याएं देखी थी? तो हमने इसके बाद में दशमलव संख्याओं को डायरेक्ट डिस्कस किया था। क्या किया था? दशमलव संख्याओं को डिस्कस किया था, डेसिमल नंबर्स को। और डेसिमल नंबर्स को हमने 2 टाइप में बांटा था। कौन कौन सा आपको याद होना चाहिए? एक तो शांत संख्याएं और एक अशांत संख्याएं। शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग हो गया और ये अपनी थी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। फिर हमने जो ये अशांत संख्या थी इनको भी 2 टाइप में बांटा था। कौन कौन सी में? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब अशांत आवृत्ति और अशांत अनावर्ती। तो ये दोनों हमने यहाँ पे डिवाइड की थी और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कौन किस टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे थे, इस पर हमने एक क्लास डेडिकेटेड जो थी ये भी हमने दी थी। 30 मिनट के अप्रोक्स वो क्लास थी जिसमें हमने सीखा था, क्या सीखा था? इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। देखो, आवर्ती संख्याएं जो हैं ये क्या हो जाएंगी? सिंपल उदाहरण इसका क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या भी हमने देखी थी, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। तो मैं थोड़ा जल्दी आपको यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो। अब पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपकी मेमोरी में वापस से रिकॉल करना है। तो ये रेशनल नंबर है और ये हमेशा क्या आएंगी? इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ी थी? परिमेय संख्या हमने पढ़ी थी जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके और Q का मान जो है 0 नहीं हो। और P और Q कहाँ से लेने हैं? हमें पूर्णांक संख्याएं लेनी है। पूर्णांक भी हमने देखे थे इंटीजर्स। जब हम पूर्ण संख्याओं में क्या कर लेंगे? प्लस माइनस वाला ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये अपने क्या बन जाती हैं? पूर्णांक बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ आपको रिकॉल कराया जा रहा है। तो ये क्या है? अपनी परिमेय संख्याओं के रूप में है। परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं? अनुपात के रूप में, मतलब अनुपात युक्त भी इनको अपन कह रहे थे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 1/3 मतलब 0.333, इस तरह से। तो 0.3 का बार लगाया था। और यहाँ पर इसके अनावर्ती के एग्जाम्पल जो सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी वो क्या है इसके एग्जाम्पल? जैसे √2 है और √3 आ जाएगा, ई आ जाएगा और पाई आ जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि जो अपने पास क्या है? शांत ये संख्याएं हैं, शांत है ये, तो फिक्स है इनकी वैल्यू। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या था? 0.25 हमने लिया था, मतलब 1/4 ले लो, 1/2 ले लो, 0.5। तो ये फिक्स वैल्यू आई है यहाँ पर। तो ये शांत है, चुपचाप बैठी है, इस तरह से हमने देखा था। फिर हमने ये जो अशांत संख्याएं देखी है इनको हमने दशमलव जो संख्याएं हैं ये, इनको परिमेय संख्या में चेंज करना सीखा था। परिमेय संख्या में चेंज करना इनको सीखा था। जैसे कि अपने पास ये था 0.57 का बार, तो इसको हमें रेशनल नंबर में मतलब P/Q के रूप में चेंज करना था। तो हमने क्या सीखा था? 57 लिख लिया, माइनस क्या करेंगे? जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसको यहाँ माइनस कर दिया, और नीचे क्या लिखेंगे? जितने पे बार है वो लिख लिया, जिस पर बार नहीं है तो 5 पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिख लिया। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या आ जाएगा? 52/90। ये भी अपना किससे कट जाएगा? तो ये हमारा कट जाएगा किससे? 2 से कट जाएगा। तो 2 से ये कटेगा 45 टाइम और ये कटेगा 26 टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने डील किए थे। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इसमें तो आगे क्या है? 0 है, तो ये वाला कर लेते हैं। 1.271 का बार। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है?
ये हमें पूरी संख्या लिखनी है 1271। माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है इसको माइनस करेंगे, तो -12। डिवाइड में क्या आएगा, जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 लिख लिया हमने, और जिस पे बार नहीं है दशमलव के बाद में तो ये 0 लिख लिया। इस 2 के लिए हमने ये 0 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो 1259/990 ये आ जाएगा अपने पास में। तो ये तो एक मेथड है इसका। दूसरा मेथड भी बताया था आपको कि दूसरा मेथड क्या है, ये दशमलव के पहले की संख्या है, इसको ऐसे लिख लो, प्लस ये जो पॉइंट है इसके लिए प्लस लगाना है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपका काम है सिर्फ इसको सॉल्व करना, ये ऐसे की ऐसे ही जुड़ जाएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 271 लिखा, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 पर बार नहीं है तो ये हमने माइनस किया, अपॉन क्या हो जाएगा 99, और ये जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, और ये 1 प्लस यहाँ ऐसे ही चलता जा रहा है। तो 1 प्लस, अब 71 में से अपन को 2 घटाने, तो यहाँ पे 269/990 अपने पास बचेगा। अब आप यहाँ पे जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 990 + 269 अपॉन, और ये 1 और 990 का एलसीएम 990 ही आता है, इसलिए अपना आंसर यहाँ पे 1259/990 ही आएगा। अब आप इस मेथड से कीजिए चाहे इस मेथड से कीजिए, जो भी आपको समझ में आए आप उस मेथड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम जो है कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पर एडिशन वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने सिंगल सीख लिया, एक हम एडिशन वाला ले लेते हैं, जिससे सारी चीज़ें आपकी क्या है वापस से रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3.36 का बार माइनस 2.05 का बार प्लस 1.33 का बार। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो आपके पास में ये वाला मेथड लगा सकते हो आप, देखो इससे कर लेते हैं। तो 3 - 2 + 1, जो पॉइंट के पहले की संख्या है वो एक साथ ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे सभी संख्याओं के ऊपर क्या है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 36 - 5 + 33, और सबके अपॉन में 99 आएगा, तो हम उसको एक बार में ही यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम लेके, ठीक। इसको सोल्व कर लो। अब यहाँ पे 3 - 2 कितना हो गया अपने पास, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 में से अपन को 5 घटाने हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 31, और 31 में अपन को 33 ऐड करने हैं, तो ये आया 64। तो 64/99 आया। अब यहाँ पे अपने को आंसर देना है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर अपना, यहाँ आंसर आएगा अपना 2.64 जो है ये इसका बार, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। अब हम करते हैं आगे। तो ये इतनी बातें हम सीख चुके हैं। इसके बाद में हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है। इतनी चीज़ें हम सीख चुके हैं। इसके बाद में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं, और जो डिविजिबिलिटी का रूल है ये भी आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का रूल सीख चुके हैं और ये भी आप सीख चुके हैं। यूनिट डिजिट के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या आपको दी है, मान लीजिए अपने पास दिया है 40 की पावर कितनी दे दी, 13578 दे दी। अब आपसे पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सॉरी, यहाँ हम लेते हैं 0 की जगह 3 लेते हैं। 3 के लिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 0 लेंगे तो फिर अपने पास में क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी चीज़ पावर में हो उसमें क्या है 4 का भाग देके चेक करना है। 4 का भाग देने के लिए अब आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। तो पूरी संख्या में आप 13578 में भाग आपको नहीं देना है, क्योंकि आप जानते हैं 4 से विभाजकता का नियम। क्या करते हैं इसमें, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट है उनमें डिवाइड करके देखना है 4 का। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 78 है, तो 78 में चेक कर लो। तो यहाँ पर हो रहा है अपना कितनी बार जा रहा है, देखो 78 में डिवाइड करना है, तो 4 एकम 4 और ये 3 बच गया, और 4 नाम 36, तो 2 अपने पास यहाँ रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये जो 3 है तो 3 की घात अपने को करनी है 2, जितना रिमाइंडर है वो पावर में लगाना है, तो 3 की घात 9, 2 मतलब 9, तो इसका यूनिट डिजिट अपने पास 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको डील करने थे, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाए थे, और अगर आते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डिविजिबिलिटी के रूल में हमने जो है सारे रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। 2 से डिविजिबिलिटी का, 2 से, 3 से, 5 से सब देख चुके हैं, ठीक है। 2 से तो क्या करना है, आपके पास लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 वगैरह हो, या फिर 2 से डिवाइड हो, ठीक। 3 में क्या करना है, सारी संख्याओं का सम करना है, जो भी अंक दिए हैं आपको उनको जोड़ करके क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3, तो ये चेक करना है। फिर 4 में क्या करना है, 4 का हमने ये लिख ही लिया, लास्ट के 2 डिजिट
ऐसे ही 4 के बाद में हमने 8 का सीखा था। 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं। फिर यहाँ पर अगर आपके पास 16 आए तो लास्ट के कितने डिजिट, 4 डिजिट्स चेक करोगे। और 5 आए, 5 का क्या चेक करना है, 5 के यूनिट डिजिट में लास्ट में क्या आएगा आपके पास, या तो 0 आ जाएगा या 5 तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 6 में क्या करना पड़ेगा, 6 में आपको चेक करना पड़ेगा क्या कि उसमें 2 का और 3 का, 2 और 3 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों का डिवाइड होना चाहिए तो फिर वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। डायरेक्ट देख सकते हैं तो डायरेक्ट देख लें, 6 से बड़ी संख्या है तो दोनों का देखना ही पड़ेगा। फिर 8 का हमने यहाँ पे लिख ही लिया, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं आपको, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का। इनका क्या करना है, देखो ये क्या है, 2 का क्यूब है तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट, ये 2 का क्या है, पावर 4 है तो 4 डिजिट, जितनी पावर है उतनी डिजिट चेक करेंगे। ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6, तो इस तरह से ये बात चलती है। ऐसे ही हमने 5 के लिए देखा था, 5 की घात 1 हो, 5 की घात 2, 3 और 4। 5 की घात 1 मतलब 5, 2 मतलब 25 और ये 125 और ये 625। तो जब भी आपसे कहे कि 5 से डिवाइड है तो लास्ट का 1 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट देखना है। कहे 25 से डिवाइड है तो लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट। 125 से बोले तो लास्ट के 3 डिजिट, और अगर 625 से बोले तो 4 डिजिट, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो ये 2 का और 5 का केस तो इस तरह से चलेगा अपने पास। ठीक है, 6 का देख चुके हैं, 8 का भी देख चुके हैं। इसके बाद 9 का, 9 में क्या है, वही 3 की तरह ही है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिवाइडेड किससे होना चाहिए, 0 से हो या फिर 9 से हो या फिर इसके 9 के मल्टीपल्स से हो। ठीक है, तो ये है अपने पास। 10 में क्या हो जाएगा, 10 का हम सीख चुके हैं कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 में सीख चुके हैं कि एकांतर क्रम में क्या होना चाहिए, एकांतर क्रम के अंकों का योग करना है और फिर उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, वो 0 के बराबर हो या 11 हो या उसके गुणज के बराबर हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या है, ओड प्लेसेज का सम माइनस इवन प्लेसेज पे जो नंबर है उनका सम करना है और दोनों का डिफरेंस कर देना है, और ये 0 से 11 से या फिर 22 से 23 से इस तरह से इनसे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब हमने कल देखा था 7 का, तो 7 में हमने क्या देखा था कि 7 में जैसे अपने पास ये था 6 8 7 3 4, तो इसके लिए क्या कर रहे थे, जो लास्ट का डिजिट है इसका डबल करते जाओ और इसमें से घटाते जाओ, जो संख्या बची है ना उसमें से घटाते जाओ। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 6 8, इसमें 6 8 7 3 में से हम 8 घटाएंगे जल्दी से, तो अपने पास कितना बच जाएगा, 6 8 और यहाँ पे 6 5। फिर 5 दूनी 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 6 76। अब 6 दूनी कितना करेंगे, 12, और 12 यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 और ये 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे 55 को डायरेक्ट देख सकते हैं, तो ये 55 जो है यहाँ पर 7 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3, सॉरी 7, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स वगैरह हैं, इन पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जो हमारे किस पे बेस्ड होंगे आज, तो ये हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं। तो ये है अपने पास में शेषफल प्रमेय पे आधारित। शेषफल प्रमेय हमारे पास में एक चलती है, इसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, क्योंकि हम शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं और प्रमेय को थ्योरम कहते हैं। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जो हम भाग देते हैं, सिंपल जो भाग देते हैं उसी के आधार पे ये बनाई गई है। जैसे देखिए, ये अपने पास यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 7 लिखा और ये 55 लिख दिया। अब आप भाग देंगे तो 7 का यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 एक 7 दून 14, 7 एक 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 7 49 और 7 8 56। 7 8 56 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब घटाएंगे इसमें से तो ये 6 बचेगा। अब इसी को ध्यान में रखना है और कुछ भी अपने को दिमाग नहीं लगाना। तो ये जो हमने 7 से डिवाइड किया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक, हिंदी में भाजक, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र क्या है, ये 7, और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य, मतलब डिविडेंट। और ये जो भागफल आया है, कितनी बार भाग गया है, इसको क्या कहते हैं, भागफल। भागफल को हम कहते हैं कोशेंट। और ये जो बचा है ये है हमारा शेषफल
और इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं रिमाइंडर। अब इसी से हमारा जो है फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि दोनों को ही दिक्कत ना हो। तो भाज्य को तो हम क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसी की हेल्प से बहुत सी चीज़ें हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसी को ऐसे भी लिखा रहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ये कैसे आया, ये अपने पास है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू क्या है पुट करके देखते हैं। तो भाज्य क्या है अपने पास, भाज्य है 55, तो ये हमने 55 लिख दिया, ठीक है। भाजक क्या है यहाँ पर, भाजक है 7, ये 7 है भाजक, 7 लिख दिया। इनटू क्या कर रहे हैं, भागफल, तो भागफल इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 इंटू 7 करेंगे, प्लस ये जो शेषफल बच रहा है 6, ये जोड़ देंगे। तो देखो 7 7 49 प्लस 6, तो 49 प्लस 6 अपने पास 55 आया कि नहीं आया, आ गया। तो फिर ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपने आराम से समझ लिया कि हम ये क्यों लिखते हैं, ठीक है। ये क्यों का जवाब आपको यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। अब अपने पास में कोई क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, उसको अपने को डील करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेती हूँ एक बार, फिर हम वापस यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। यह है हमारे सामने, किसी संख्या में अगर हम 17 से भाग करें, डिवाइड करें, तो शेषफल इन्होंने दिया है, भागफल हमें दिया है 234 और शेषफल दिया है 9। तो हमें संख्या बतानी है, ओरिजिनल संख्या बतानी है, क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है, 3 वैल्यूज़ आपको यहाँ क्वेश्चन में दी रहेगी और 1 वैल्यू आपसे पूछेगा, नहीं तो 2 वैल्यूज़ में कुछ रिलेशंस, 3 वैल्यूज़ में से कुछ देगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने डील करना है। तो भाज्य क्या दिया है अपने को, भाज्य मतलब संख्या है, ठीक है, भाज्य मतलब ओरिजिनल संख्या है। तो ये तो हमें फाइंड करनी है, तो अपन इसको x लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भाजक रखना है। भाजक क्या है अपने पास में, भाजक किसको कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है। तो भाजक की वैल्यू है 17, भागफल दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर 234, प्लस शेषफल भी दिखाई दे रहा है 9। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आपको 17 का टेबल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। 17 का टेबल आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो देखिए एक बार तो अपन नॉर्मली यहाँ पे कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 7 चौको 28, 2 कैरी किया और 7 तिया 21, 21 और 2 23, और ये अपने पास 7 दूनी 14 और ये 16, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 234 कॉपी हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 और ये 3 प्लस 9 करना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 8 और 8 16 और 1 17 और ये एक यहाँ कैरी कर दिया, तो ये 87 हो गया और 3987 अपना यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो बस ये जोड़ बाकी गुणा भाग में अगर आपकी स्पीड कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है बस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा है यदि भाजक, भाजक को हम क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, भाजक को हम कह रहे हैं डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र। और भागफल को क्या कह रहे हैं, कोशेंट। तो यदि डिवाइज़र जो है कोशेंट का क्या हो, 15 गुना 15 गुना हो, तो शेषफल मतलब रिमाइंडर का और शेषफल का क्या हो 7 गुना हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दी है अपने को, 2 कंडीशंस दी है, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे अभी हम मान जो है रख के आंसर फटाफट नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें क्या होना चाहिए, ये जो दिया है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो भाजक क्या दिया है इन्होंने, भाजक तो दिया है क्या, भागफल का 15 गुना, तो 15 इंटू क्या कर देते हैं, भागफल कर देते हैं। फर्स्ट रिलेशन ये दिया है। सेकंड क्या दिया है, शेषफल का 17 गुना है। क्या है शेषफल का 17 गुना, भाजक, ठीक है। तो भाजक को ही अगेन इन्होंने दिया है अपने क्या, शेषफल का 17 गुना, सॉरी 7 गुना, ठीक है। और शेषफल इन्होंने डायरेक्ट भी दिया है, ये 7 इंटू 45। तो ये शेषफल की वैल्यू अपन ने यहाँ 45 रख दी है और इंटू 7, तो 45 इंटू 7 हमें कर देना है, क्या आ जाएगा, 7 पंजा 35 और 7 चौको 28, 28 और ये अपने पास 3 हो जाएगा 31। तो 315 अपने पास भाजक आ चुका है, ठीक है। तो भाजक 315 जब आ गया है तो इसमें हम क्या है, ये वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भागफल भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू रख के ये निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला अल्टीमेटली लास्ट में यूज क्या करना है, भाज्य इक्वल टू भाजक
इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो अभी अब आपको यहाँ एक ही तो चीज़ पता चली है, ये एक तो दी है और दूसरी आपने यहाँ से भाजक निकाल ली। अब आप यहाँ से इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, भागफल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको तो यहाँ पे अल्टीमेटली लास्ट में भाज्य चाहिए, तो भागफल आपको इन दोनों रिलेशन से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे अपने को पता चल रहा है, तो ये अपने दिमाग में यहाँ पे आना चाहिए। तो भाजक की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगी, सॉरी भाजक तो अपने पास आ गया ये 315, तो भाजक की जगह हमने 315 लिख दिया है, इस वाले इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू 15 इंटू भागफल। अब ये भागफल की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ गुणा में है तो यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे अब डायरेक्ट काट देते हैं ऐसे, तो ये इसलिए काटते हैं ऐसे, जब क्या होता है आप इसको ऐसे लिखते हैं भागफल इक्वल टू 315 बटा 15, तो यहाँ पे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ऐसे फटाफट काट लेते हैं, जिससे आपको ये लिखने का टाइम बचे। तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, तो 21 अपने पास भागफल आ गया है। अब ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो भाजक की वैल्यू क्या है, भाजक की वैल्यू तो आई 315, ये 315 रख दिया। भागफल क्या आया है ये 21, तो ये 21 प्लस शेषफल तो गिवन ही है 45। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो 315 इंटू 21, 315 इंटू 21 थोड़ा सा क्या है अपने पास में टफ है, ठीक है। 21 का टेबल नहीं आता क्योंकि आपको, लेकिन आपको 2 का टेबल तो आता है, या फिर 315 का 2 गुना तो कर सकते हो आप। कितना होता है 315 का 2 गुना करना है, तो क्या करोगे 315 और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 630, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 630, लेकिन 315 नहीं है, यहाँ पे डबल नहीं करना, यहाँ पे 0 था इसलिए ये आएगा 6300। और फिर इसमें क्या करना है 315 को ऐड कर देना है। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में कर सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो 315 का डबल आपके यहाँ दिमाग में आना चाहिए फटाफट से, क्या हो जाएगा 630, और 630 में मन में क्या जोड़ना है 315, तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। ये भी नहीं लिखना है डायरेक्ट, इसमें 45 जोड़ दो। 15 में कितना जोड़ना है 45 जोड़ना है, 15 में 45 जोड़ना है, तो क्या है यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 60, और आगे का ये 6 सेम ही रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशंस पे भी आप साथ साथ में ध्यान दे सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। लेकिन इससे अपनी क्लासेज और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा फिर आप परेशान होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देती हूँ आपके लिए। मान लीजिए किसी संख्या को आपको क्या है, किसी संख्या से 3607 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे क्या आएगा आपके पास में भागफल तो 12 आएगा और शेषफल 7 आएगा। तो आपको ये संख्या बतानी है, ठीक है। तो आपको ये संख्या बतानी है, तो कुछ भी नहीं करना है, अपने को फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। बार बार लिख रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य जिससे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। तो किसी संख्या से 3607 को डिवाइड करना है, तो 3607 को डिवाइड करना है, से डिवाइड नहीं बोला है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो किसी संख्या से इसको डिवाइड करना है, तो ये है अपने पास 3607, और डिवाइड करने पे भागफल क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है 12, तो ये 12 लिख दिया। शेषफल आ रहा है 7, तो ये 7 लिख दिया। तो ये हमें भाजक बताना है, ठीक है। तो भाजक बताना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट काटापीटी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है, ठीक है। ये प्लस में है तो इसको इधर ले जाओ पहले, और इसमें से 7 घटाओ, 7 घटाओगे 3607 में से, तो ये 3600 बच जाएंगे। अब आप यहाँ पे काटापीटी कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3600 बटा 12, तो 12, तो ये कितना होता है अपने 36, तो ये अपना आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं जो आपको फटाफट से करनी थोड़ी आनी चाहिए, और ये तभी आएगी जब आप डेली इनकी प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी बुक का आप एग्जाम्पल्स उठाइए, अनसोल्ड एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल, अपने माइंड से करने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रही हूँ। आपके पास में कोई सी भी किताब है जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, RS अग्रवाल की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जितने भी उसकी एक्सरसाइज में दिए हैं तो आप वो ज़रूर निकालें। उसके अलावा जो प्रैक्टिस शीट आपको दी जा रही है PDF के साथ, वो भी आप कोशिश कर सकते हैं उनको निकालने की। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ। आप यहाँ पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे तभी जाके आगे पार पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट अपना ये हो गया, बाकी अपने रिवाइज कर लिया सारा। अब देखो, अब हमें जो है आगे चलना है। तो देखिए, एक ये है अपने पास में
कि a की घात n हो और b की घात n हो, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगी, ये थोड़ा सा हमें देखना है, ठीक है। तो a की घात n और b की घात n जब प्लस में आए तो हमें देखना है, और a की घात n माइनस b की घात n, इन दोनों का केस हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबने एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करते हैं। लेकिन मैं a की घात 1 प्लस b की घात 1 करूँ तो क्या आएगा अपने पास, a प्लस बी ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, a प्लस बी ही आएगा। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें a की घात 1 माइनस बी की घात 1, तो फिर अपने पास a माइनस बी ही आएगा। यहाँ अगर n इक्वल टू 2 रखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये अपने पास में फॉर्मूले होते हैं, अलजेब्रा में आपने पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या समझना है, ये समझने वाली यहाँ पर बात है, ठीक है। तो कोई संख्या है अपने पास जो इस तरह की है या फिर इस तरह की है, तो पहले ये वाला केस लेते हैं। इसमें अब हमारे पास में क्या हो सकता है, a की घात n प्लस b की घात n में अगर n क्या हो अपने पास, ओड हो। ओड का मतलब आप समझ रहे हैं, विषम हो। यहाँ पे अपने पास n क्या हो सकता है, इवन, और ये क्या है, सम, ठीक है। अब क्या बताना चाह रहे हैं, तो जब सम होगा n मतलब क्या होगा, ओड 1 3 5 7 इस तरह से होगा, और इवन मतलब 2 4 6 8 इस तरह से, ठीक है। तो जब ये क्या होगी, ओड होगी अपने पास में पावर n, तो क्या होगा, ये a प्लस बी से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। अब मैं आपको यहाँ पे a की घात 3 लेके भी बता देती हूँ। अब a की घात 3 और b की घात 3, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब अपने पास में होता है, ये a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास में होता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये a प्लस बी जो है ये आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये a प्लस बी जो है ये आपको यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताइए आप। तो आप कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल हमको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप इसको इस तरह से भी आपको याद होगा ये कि a प्लस बी का होल क्यूब हम क्या लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये तो आपको याद होगा। तो आप कहेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, क्या कहेंगे आप, थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा याद हमें ये नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा तो याद है, किसी को तो थोड़ा थोड़ा भी याद नहीं है, तो आप क्या है, बढ़िया कंडीशन। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है n इक्वल टू 3 रख के ये, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखा है, और यहाँ रखा था हमने n इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी हमने यहाँ प्लस माइनस की गलती की है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब हमारे पास में होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो अब करेक्ट है, ठीक है। तो ये है अपने पास, और a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, और इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब भी हम लिख सकते हैं। तो इससे अभी हमारा काम नहीं है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे भी मैं अगर माइनस वाले केस में a का घात 3 माइनस बी की घात 3 लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये जो है अपने पास में a की घात अपने पास n है प्लस b की घात n है, और अपने पास n इक्वल टू विषम है, मतलब 1 3 5 7 है। तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से हमेशा क्या होगा, ये डिवाइड होगा। ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी, ठीक है। अब ये a की घात n प्लस बी की घात n वाले में अगर सम संख्या हो अपने पास, तो फिर क्या होगा, तो फिर अपने पास यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसको हम फैक्टराइज मतलब इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे कर रहे थे। तो गुणनखंड नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम इसको ना तो a माइनस बी से डिवाइड कर सकते हैं, ना ही a प्लस बी से, ठीक है।
तो इस तरह से दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अभी ये अपने क्वेश्चन से और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम वही केस लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं इधर विषम वाला केस और यहाँ ले लेते हैं सम वाला केस। ठीक है, विषम घात और सम घात। तो विषम है अगर a माइनस, तो विषम है तो n इक्वल टू ये 1 वाला केस देखिए, और n इक्वल टू ये वाला 3 वाला। तो a माइनस बी से है हमेशा, यहाँ a माइनस बी से है। ठीक है, तो जब माइनस में होगी तो ये किससे डिवाइड होगा, हमेशा a माइनस बी से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में था तो प्लस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये प्लस आया है यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस, ऐसे ही यहाँ पर ये a माइनस बी यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो ये a माइनस बी से हमेशा डिवाइड होगा। अब सम के केस में क्या होगा यहाँ पर, तो सम के केस में देखिए ये a माइनस बी भी आ रहा है और a प्लस बी भी आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब की बार a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जब क्या होगा, माइनस वाला केस होगा a की घात n माइनस b की घात n वाला, और a की घात n प्लस b की घात n में जब सम वाला केस होगा तो दोनों से ही डिवाइड नहीं होगा। इतना आपने ये टेबल ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि 29 की पावर दे दी आपको 37 प्लस 17 की पावर दे दी क्या 37, और पूछा है कि ये पूर्णतः किससे डिवाइड है, पूर्णतः किस संख्या से ये क्या है डिवाइड है। ऑप्शन दे दिए हैं आपको यहाँ पर 2, 11, 23 और 46। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो, हमने जो पढ़ा है बस उसी का यहाँ यूज करना है। तो पावर देखो सेम है या नहीं है, सेम है। n इक्वल टू क्या है 37, 37 क्या है अपने पास में, सम है या विषम, तो विषम है। इसमें लास्ट का अंक क्या नहीं है, 2 0 2 4 6 वगैरह नहीं है, तो ये विषम संख्या है। ठीक है, तो ये पहला अपने को यहाँ से क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि 37 विषम संख्या है, तो विषम वाला केस लगाएंगे। विषम वाला कौन सा, a की घात n प्लस b की घात n में जब हमने सम वाला और विषम वाला केस पढ़ा था, तो सम वाले में तो क्या कर रहे थे, ना तो a प्लस बी का डिवाइड हो रहा था ना इसका हो रहा था, दोनों का ही नहीं हो रहा था। और विषम वाले में क्या हो रहा था, सिर्फ a प्लस बी से हम डिवाइड कर पा रहे थे। तो a प्लस बी क्या है, अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में संख्या है ये तो a है, और ये सेकंड में है ये b है, बस और कुछ नहीं करना। तो a प्लस बी करना है सिंपल, तो 29 प्लस 17 करना है, तो ये कितना आएगा 46 आएगा। क्या आएगा अपने पास 46 आएगा। तो 46 से ये क्या है पूर्णतः डिवाइड है। अब लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा कि इसमें तो 46 में तो 2 का भी डिवाइड हो रहा है, 23 का भी हो रहा है और 46 का भी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे पूछा था पूर्णतः जो है विभाजित किस संख्या से डिवाइड नहीं होगा, नहीं वाला ऑप्शन एक ही है यहाँ पर 11। ठीक है, तो 11 यहाँ पे राइट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन ही कीजिए चाहे से, पर आपके क्वेश्चन जो है ये कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। तो ये देखिए 49 की पावर ये दे दी -1, अब ये किससे डिवाइड है, अब पूछा है अब की बार डिवाइड किससे है। ऑप्शन दे दिए है आपको 50, 51 और ये दे दिया 29 और 8। अब आपको देखना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तो पावर ही नहीं है। अब आपको पता होगा कि 1 की घात हम कुछ भी करें, 1 की घात अपन यहाँ पे कुछ भी करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 की घात आप 1 कर दो 1 आएगा, 1 की घात 2 कर दो 1 ही आएगा, 1 की घात 1000 कर दो 10,000 कर दो तो भी 1 ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया है इसको अपन ये नहीं लिख सकते क्या 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपका काम है इससे 15 से, तो n इक्वल टू 15 देख के कुछ हो रहा है कि ये क्या है, अगेन क्या है अपने पास विषम नंबर है, सम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो ऑड वाले केस में अब आपको ये वाला केस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो a की घात n माइनस बी की घात n वाले में ये आपके पास विषम वाला केस है, और विषम वाले केस में हम a माइनस बी से डिवाइड करते हैं। सम वाले केस में क्या होता है a माइनस बी से और a प्लस बी से, बोथ से हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है फर्स्ट ब्रैकेट वाली, b की वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट की, तो a माइनस बी कर दीजिए, तो 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, ये अपने पास में आया है 48। अब यहाँ पे देखो तो 48 जो है किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो 48 के फैक्टर कर लो या तो, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि इसके फैक्टर कर लो, तो क्या लिख सकते हो इसको 1 इंटू 48, दूसरा क्या लिख सकते हो 6 8 48। अब आप इसको ही क्या है रिपीट कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 48 इंटू 1, और कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है। तो यहाँ पे देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको जो दिख रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 50 यहाँ नहीं दिख रहा कहीं पे भी,
ठीक है, तो 50 गलत हो गया, 51 भी नहीं दिख रहा, ये भी गलत है, 29 भी नहीं दिख रहा, ये भी गलत है, 8 जहाँ दिख रहा है, 8 दिख रहा है तो 8 सही है। और डायरेक्ट भी आपको पता है कि ये 8 जो है पूरा डिवाइड कर देगा यहाँ पे, 8 पंजे 40 और 8 छिक्के 48, ठीक है। तो रिमाइंडर अपने पास में 0 आएगा यहाँ पे, 8 से अब डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो अभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस तरह से डील किए हैं। अब एक क्वेश्चन और जो है ये कर सकते हैं, देखिए। तो अब की बार हम प्लस वाला ले लेते हैं, तो 3 की पावर लेते हैं 41 प्लस 7 की पावर लेते हैं 82, और ये इज़ पूछा है आपसे डिविजिबल बाय क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया है 50, 51, 52 और 59, ठीक। अब आपको देखना है यहाँ पे, अब आप कहेंगे यहाँ तो पावर 41 है, यहाँ 82 है, तो ये तो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैं तो इसको स्किप कर देंगे और आगे चलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए, यहाँ पर क्या है, 7 की घात है, क्या है 82। अब 7 की घात 82 है, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 7 की घात 2 और इसकी घात क्या है 41, ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास जब घात वाला अभी हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें देखते हैं। तो ऐसे देखो, एक फॉर्मूला होता है ए की घात m इंटू बी की घात n, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, ए की घात m गुणा n। यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है गुणा, ठीक है। तो ये दोनों भी गुणा ही हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसी का आपने यहाँ पे यूज किया है। तो अब 7 की घात 2 मतलब इसका स्क्वायर, तो 49 की घात हो गई 41। तो अब बन गई अपने पास पावर सेम, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ बन गई है। तो 3 की पावर 41 प्लस दिस, तो पावर ये अगेन ऑड दिख रही है, लेकिन अब की बार आपके पास प्लस वाला केस है, ठीक है, प्लस वाला केस है और विषम घात आपको दिखाई दे रही है। तो फिर ये किससे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा a प्लस बी से। अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है ये 3 और b की वैल्यू ये 7 नहीं है, ठीक है, ये है 49। तो 3 प्लस 49 मतलब अपना हो जाएगा 52। तो 52 अपना कहाँ पर है, ये सी ऑप्शन में। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 1-2 क्वेश्चन और लिखेंगे, इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आप जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करें आराम से, नहीं तो ये 5 क्वेश्चन भी आप 2 बार देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 101 की पावर 100 माइनस 1, ये किसको डिवाइड करता है। ऑप्शन 1 है आपके पास 100, दूसरा है 1000, तीसरा है 10,000 और चौथा ऑप्शन है ये, ठीक है। तो ये किसको डिवाइड करता है, अब आपको ये करना है। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी पावर नहीं है, तो 1 की पावर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 100 की घात अपने दी है, सॉरी 101 की घात ये दी है और 1 की घात भी आप 100 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब की बार आपको यहाँ पे जो है घात अब सम दिखाई दे रही है, ठीक है। n इक्वल टू क्या है 100 है, लास्ट का अंक 0 है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये फर्स्ट ब्रैकेट वाली संख्या a है, दूसरी वाली b है। क्या करते हैं अब, a की घात n माइनस b की घात n में जब अपने पास विषम वाला हो और सम वाला केस हो, तो विषम वाले में तो किससे डिवाइड हो जाती है संख्या, विषम वाले में डिवाइड हो जाती है a माइनस बी से, और सम वाले में किससे डिवाइड होगी, तो a माइनस बी से भी हो जाएगी और a प्लस बी से भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी जब आप करेंगे तो 101 माइनस 1 इक्वल टू 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 101 प्लस 1 मतलब 102। तो आपके पास में 100 से और 102 से, दोनों से ही क्या है ये डिवाइड हो जाएगी। अब ऑप्शन में ओनली आपको 100 दिया है, तो 100 वाला ऑप्शन कर दें। यहाँ पे आपके 100 और एक ऑप्शन में 102 होता, और फिर तीसरा ऑप्शन होता बोथ ए एंड सी, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होता, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन रहे उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर करना है, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379। तो इसका आपने को बताना है, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है, इसके क्या है सार्व गुणनखंड बताइए। सार्व गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के भी ये अपने काम आएगी। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्होंने पावर अपने को ये दी हुई है, लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट 9 है, यूनिट डिजिट 9 मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अगेन कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या क्या है 379 है, n की वैल्यू ये है। इतना ही इसका काम है, इसके बाद में इसका यूज़ नहीं होगा। हमारा आंसर a प्लस बी में होगा या तो या a माइनस बी में।
तो यहाँ पे पावर क्या है, विषम है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा आपकी बार a+b। तो a की वैल्यू है फर्स्ट ब्रैकेट वाली, क्या है, a की वैल्यू ये है फर्स्ट ब्रैकेट की और b की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हमने 527 लिख दिया है प्लस 473। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और ये वापस 10 और ये 10। तो 1000 अपना यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आपने आराम से सीख लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब थोड़े से जो और क्वेश्चंस आपको देखने हैं वो है आपके पास में कौन से, तो शेषफल प्रमेय के हमने ये भाजक वाले तो देख ही लिए हैं, ये वाले भी देख लिए हैं। अब एक और है, इसको भी क्या है, शेषफल प्रमेय ही हम कहते हैं। तो इसके आधार पे भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली तो बहुत ही कम चांस है पूछे जाने के, पर कहीं कहीं पे यूज आ जाते हैं, तो वो फटाफट से देख लेते हैं। देखो 25/7 है आपके पास, मान लीजिए 37/9 है आपके पास, 167/6 है और आपके पास में है 73/8। तो अब आपसे यहाँ पे ये शेषफल प्रमेय में आपको क्या करना है, सीधा सीधा बात है कि रिमाइंडर शेषफल फाइंड करना है। ठीक है, तो शेषफल फाइंड करना है। अब ये शेषफल यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन में सुविधा रहेगी हमें वैसे हम इसको यूज करते हैं। लेकिन आंसर हमेशा क्या देते हैं, आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही हमें देना रहता है। तो देखो 7 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये क्या है, इसके आसपास आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, 7 या 21। तो एक तो ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करें, 7 या 21 करें और रिमाइंडर क्या आ जाए आपके पास, 4 आ जाए। तो ये 4 तो किस में आया है, पॉजिटिव में। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप 7 या 21 की जगह 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28 तक आपने पहाड़ा पढ़ दिया। तो फिर आपने कितना एक्स्ट्रा पढ़ दिया, तो आपने ये कितना एक्स्ट्रा किया है, 25 से 26, 27, 28, तो 3 एक्स्ट्रा किया है ना आपने। तो एक्स्ट्रा काम जो किया है उसको माइनस में। ठीक, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव में तो कितना आएगा ये प्लस का 4 और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, जितना एक्स्ट्रा काम कर दिया आपने, एक्स्ट्रा पहाड़ा क्यों पढ़ा आपने, तो उसको घटा दो तो -3। तो इस तरह से है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल 37/9 वाला जो है ये लिखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट दीजिए। तो ये देखिए अब हमें 9 के लिए करना है यही वर्क। ठीक है, तो 9 के लिए अब 9 का पहाड़ा पढ़ना है अपने को। तो 9 चक्कू कितना होता है, 36 होता है। एक रिमाइंडर बचा, आपने एक रिमाइंडर बचाया है पॉजिटिव में। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा काम नहीं किया यहाँ पे, 4 बार ही पढ़ा और रुक गए। ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं तो एक्स्ट्रा काम करूँगा, तो 9 चक्कू 36 की जगह आप करेंगे आपकी बार क्या, 9 पंजे 45। तो आपने 45 क्यों किया आपने, तो 45 में से फिर आपको ये 37 जो है माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास आएगा 8। ठीक है, 8 आएगा और ये आपने एक्स्ट्रा किया है, माइनस करना पड़ेगा इसलिए। तो इस तरह से जो है ये आपके चलेगी। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए 167 में डिवाइड करना है 6 का, तो सीधा सीधा देखिए तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी ये 12 हो गया, ये 4 लिखा, ये 7 लिखा, 6 7 42 और 5 बच गया। तो एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं किया इसलिए प्लस का 5। अब आपकी इच्छा है एक्स्ट्रा काम करने की, तो एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो 6 7 42 तो आपने कर दिया और 6 8 क्या कर दो अब आप 48। अब क्या कर दो, 6 8 48 कर दो। तो यहाँ पे 47 करना था, कितना एक्स्ट्रा किया आपने, 1 एक्स्ट्रा किया। तो 1 एक्स्ट्रा किया उसके लिए -1 लगाइए। तो इस तरह से जो है ये काम करता है। अब 73 के लिए सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 8 9 72 होता है तो +1 और 8 9 72 की जगह आप क्या करो, 8 दाई 80 कर लोगे। तो 80 में से आपको ये 73 घटाना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा आपके पास में, 7 आ जाएगा और माइनस में आएगा। तो आपने सीख लिया कि प्लस में और माइनस में कैसे अपने को आंसर देना है। ठीक है, अब हम क्या करें, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो ये बताइए हमें। तो देखिए इसका यूज है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 36 की पावर आपको दे दी 13/7 और आपसे पूछ लिया क्या, शेषफल बताइए। अब आप 36 की पावर 13 तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, मैं भी नहीं कर सकती फटाफट से। तो जल्दी से इसका आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो अंदर जो भी वैल्यू है ब्रैकेट के 36, इसको अपॉन की जो भी संख्या है, जैसे 7 है उससे डिवाइड कीजिए। और अगर मतलब जहाँ पे भी कम संख्या दिख रही हो ना, प्लस में हो माइनस में हो, वो वाला रिमाइंडर लेना है अपने को। तो देखो 7 का पहाड़ा पढ़ना है,
तो 7 चौको एक तो क्या होता है, 7 चौको 28 होता है, लेकिन 28 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, 36 में से 28 घटाएंगे तो फिर अपने पास यहाँ 8 ही बचेगा। ठीक है, तो 8 की पावर 13 भी आप नहीं कर सकते, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे अपन। 7 चौको 28, 7 पंजे 35, सॉरी ये तो बहुत ही कम है, तो ये तो वैसे ही नहीं ले सकते, तो 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35 अगर लेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर 1 बचा, और 1 रिमाइंडर लिखा हमने और इसकी घात कर दी 13। ठीक है, तो 1 की घात 13, तो 1 हमारे पास यहाँ पे शेषफल बचेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव में ही था रिमाइंडर, इसलिए आंसर अपना फटाफट से 1 आ गया है। अब देखो दूसरा अपन लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे नेगेटिव वाला लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो 25 की पावर है 48 अपॉन 13। अब देखो 13 एकम 13 करोगे तो ये क्या है, बहुत ही कम रह जाएगा, लेकिन 13 दूनी 26 इसके पास में दिख रहा है, लेकिन 25 नहीं है 26 है, आपने एक्स्ट्रा कर दिया कितना, 1, तो -1 एक्स्ट्रा किया तो माइनस लगाया, 1 लिखा और ये लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो -1 है और इसकी घात क्या है, सम है, इसकी घात क्या है, सम है ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस हो गया तो ये अपना 1 ही यहाँ पे रिमाइंडर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अपने पास है 81 की पावर है 13 इंटू 27 है अपने पास, और डिवाइड करना है इनको 82 से, और फिर बताना है रिमाइंडर। तो बताइए, तो देखो 82 दिख रहा है, यहाँ 81, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर भाई, तो माइनस का 1 ही तो कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो माइनस का 1 लिख देते हैं। और यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, तो 27 में तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये -1 इंटू 27, तो ये 27 हो गया। ठीक है, अब ये 27 अपने को आंसर नहीं देना, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो ये जो 82 दिख रहा है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में रहे, हर में रहे, उसमें से माइनस कर दो, जो भी अपने पास आंसर आए उसको माइनस में। तो 82 में से 27 घटाएंगे तो 55 जो है इसका अपना आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब थोड़ा सा हम आते हैं थ्योरी के पास, क्या है थ्योरी देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेज में जो भी थ्योरी की थी वो वापस से रिकॉल आपको करा दी है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें देखने हैं अभाज्य संख्याएं। ये मैंने आपको वैसे बता दी थी, प्राइम नंबर्स इनको कहते हैं, जिनमें क्या है स्वयं का मतलब खुद का और एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, तो उसको ही अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं भी आपके आ सकती है ये। ठीक है, अभाज्य आ जाए, रूढ़ आ जाए, प्राइम आ जाए, तो आपको ये समझ जाना है कि उसमें एक तो खुद का भाग जा रहा है और सिर्फ एक का, ठीक है, सेल्फ का और एक का ही भाग जा रहा है और किसी का भी भाग उसमें नहीं जा रहा। ठीक है, सेल्फ और एक के अलावा डिवाइड नहीं हो रही, इस तरह से शॉर्ट में लिख लो। तो वो क्या है, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राइम संख्या। मतलब वह धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड क्या, एक तो वो खुद और एक, तो 1 हो गया, और सेल्फ वो संख्या, तो 2 हो गए, ये 1 और 1 2, तो इनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक जो है एक, तो ये न तो अभाज्य संख्या है न तो डिविजिबल है, नहीं ये क्या है प्राइम नंबर है, तो एक को बिल्कुल कट कर देना है। ठीक है, एक ये नहीं है, एक सर्वसंभव गुणनखंड। एक के सर्वसंभव गुणनखंड मतलब क्या होंगे, एक गुणा आप एक ही लिख सकते हैं, तभी आपके पास एक आएगा। ठीक है, दो के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 में हम 2 का भाग देंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में 1 का भाग दोगे तो 2, वो खुद संख्या आ गई 2, तो ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है, और ये प्राइम नंबर हो जाएगा 2। 3 में भी इसी तरह कर सकते हो, तो 1 और 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो गई। 4 में लेकिन क्या हो जाएगा, 4 में देखो, 4 में आप क्या करोगे, 4 का डिवाइड तो 1 आ जाएगा, लेकिन 4 में अगर 2 का डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 से भी डिवाइड हो गया, तो ये गड़बड़ हो गई, क्योंकि क्या बोला था डेफिनेशन ने, या तो 1 का ही डिवाइड होगा या फिर खुद जो संख्या है 4 उसी का डिवाइड होगा। इन्होंने तो यहाँ 2 की भी डिवाइडेशन करके गड़बड़ कर दी, तो ये क्या हो गया, अपने भाज्य संख्याएं हो गई, डिवाइजेबल हो गई। किससे, ये अपने 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 1 से तो है ही, तो इसलिए ये अपनी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है 4। 5 में 1 और 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो ये अभाज्य हो गई वापस से। 6 में 2 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी, इसीलिए ये क्या हो गई, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर ये अपनी नहीं रही। तो इस टेबल से हमने क्या देखा है, ये हमने देखा है कि एक जो है न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य है। इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लें, और इससे कथन वाले क्वेश्चन में कई बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। तो एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक। ठीक, और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या पूछे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछे, तो आंसर देना है 2, और 2 ही एकमात्र क्या है, सम संख्या है।
दो ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है आपके पास। दो के बाद में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो सारी विषम होंगी। इससे भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो जितनी लाइन दिखी है इनसे सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 3 क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 के बाद में क्या जाएगा, देखो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर अपने 17 है, इस तरह से है। तो इसमें आप देखो कि 2 तो क्या है, 2 ही तो ओनली सम है जो अभाज्य संख्या है। फिर 3 के बाद ये सारे के सारे क्या है, विषम है, सारे विषम है। और सबसे छोटी इन्होंने पूछी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 ही हो जाएगी। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की, यहाँ तक तो सिंगल डिजिट की यूनिट 1 डिजिट की है, और 2 अंकों की पूछ रहा है तो सबसे छोटी 11 है। ठीक है, तो 11 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, और 1 अंकों की पूछे तो 3 बतानी है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूछ ले 2 अंकों की, तो सबसे बड़ी है 2 अंकों की 97। ठीक है, 97। 3 अंकों की पूछ ले आपसे सबसे छोटी, तो यह है 101, और सबसे बड़ी है 3 अंकों की 997। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अब 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण है, ये आपको डायरेक्ट ऐसे कि ऐसे याद कर लेना है, ऑप्शंस में देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो 1 से 25 के बीच में अगर आपसे अभाज्य संख्या पूछे तो कितनी होती है, तो 9 होती है। ठीक है, 1 से 25 के बीच में, तो लिख के भी देख लिया अपन ने। यहाँ पे देखो, वापस लिख देती हूँ एक बार 1 से 25 तक की। तो 2, 3, 5, 7, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 हो गया, 23 हो गया अपने पास में, 23 के बाद में हो गया 29, लेकिन इन्होंने कहा है 25 तक ही, तो अपने को यहाँ तक लेना है। अब इनको काउंट कर लेते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो कहाँ ये 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 नहीं आएगा, 9 गलती से लिख दिया है। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में क्या है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये कैंसिल है, तो इसको हटा दो। तो अपने पास 9 संख्याएं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इस तरह से सारी काउंट ना करनी पड़े, इसलिए ये टेबल दी है। तो 1 से 25 के बीच में अगर आपसे पूछे अभाज्य संख्या कितनी है नंबर्स में, तो 9 है। और कौन कौन सी है, तो वो ये आपके सामने लिखी हुई है। ऐसे ही 1 से 50 में पूछ ले, तो 1 से 50 में जो है 15 हो जाएगी, और 1 से 75 में पूछे तो ये हो जाएगी 21, और 1 से लेकर 100 तक की हो जाए तो ये 25 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछेगा जो भी, तो 1 से 25 में आंसर देना है 9, फिर 50 तक 25 और बढ़ाई तो 15 है, 75 तक कर दी तो फिर 21 हो गया, और 100 तक पूछ ली तो 25। इनमें से कुछ भी ऑप्शन बना के वो आपको दे सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहीं पूछ लिया इन्होंने कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं। कुल कितने अभाज्य युग्म मतलब जो प्राइम नंबर है उनके पेयर कितने होते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो अभाज्य युग्म पूछा है, यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं पूछी है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं पूछी है। यहाँ पे आपको 25 दिख रहा होगा, आप इसको गलत टिक करके आएंगे और आपका क्वेश्चन जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को भी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद है तो ये नहीं कि आप गलत करके आएँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने अभाज्य युग्म, ना कि वो पूछा है अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अपने को। अभाज्य संख्याओं का युग्म किसे कहते हैं, पहले वो देखिए। तो अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें क्या हो, 2 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, उसको कहते हैं अभाज्य युग्म। अब 1 से 100 तक की गिनती में सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए, और उसमें हमने ढूंढना है कि जिनमें 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 3 और 5, 5 और 3 का डिफरेंस 2 हो गया, 7 और 5 का भी 2 है, 13 और 11 का 2 है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, इसमें 29 और 31 में, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इतने ही पेयर हैं 8, जिनके क्या हैं डिफरेंसेस क्या हैं, 2 है। तो यहाँ पर आंसर 25 की जगह 8 होगा। अब दोनों क्वेश्चन को आराम से साथ में लिख लो कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं, इक्वल टू लिख लो 8, और यहाँ पे लिख लो 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इनको हाईलाइट कर लो और लिख लो इक्वल टू यहाँ 25। ठीक है, तो इनको हाईलाइट कर लो दोनों को आराम से। ठीक है, तो इस तरह से जो है चीज़ों को देखते हुए चलो, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। अब ये सह अभाज्य क्या है, तो सह अभाज्य संख्याएं हमें देखनी पड़ेगी, जो क्या होती है। तो सह अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इनको, को प्राइम नंबर इनको कहते हैं। अब ये क्या होती है, तो को प्राइम नंबर जो है ये अपने पास में होती है कि जब संख्याओं का HCF क्या हो अपने पास में 1 हो। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब संख्याओं में
क्या है, दो संख्याएं हों उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये समझ लो, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर उस संख्याओं को क्या कहेंगे अपन, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे देखो 8 और 10, 8 और 10 का अगर हम फैक्टर करने जाएंगे तो हमारे पास में क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, 8 और 10 का HCF हमें लेना है यहाँ पे, तो हमारे पास इसका आएगा 2, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हो 2 × 4, 10 को लिख सकते हो 2 × 5, तो दोनों में कॉमन क्या आया है, ये 2 आया है, तो 2 यहाँ पे क्या आ गया, HCF आ गया इनका, ठीक। और HCF 2 आ गया, इसलिए तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमें चाहिए HCF 1 चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो 11 है, 11 का फैक्टर करोगे तो 11 का फैक्टर आएगा 11 × 1, 12 का करोगे तो क्या आएगा 12 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने HCF 1 आ रहा है बी में, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इन्होंने कहा है कौन सी सहअभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर HCF 2 आया है 8 और 10 का, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। यही डेफिनेशन दी है सहअभाज्य संख्या की, कि वे संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक क्या हो, 1 हो, मतलब HCF 1 हो, उसको सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात A और B सहअभाज्य है तो HCF क्या हो जाएगा, मैं सब उनका 1, और LCM क्या हो जाएगा A और B मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करना है, ठीक है, दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है, वो उसका LCM हो जाएगा और HCF हमेशा 1 होगा। देखिए कोई भी दो क्रमागत संख्याएं सदैव सहअभाज्य होती है, अतः क्रमागत संख्याओं का मैसर हमेशा क्या होता है, मैसर पे मतलब HCF 1 होता है। LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको अपन कहते हैं। तो ये क्या होता है उनका गुणनफल। जैसे कि क्या कहा है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 100 के बाद कितना आता है 101। तो ए जैसी संख्याएं होंगी तो उनमें क्या होगा, हमेशा HCF तो इनका क्या होगा 1 होगा, और ये हमेशा को प्राइम होगी, और LCM के लिए दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे आपस में। तो यहाँ पे देखो 11 और 12 था, तो इसलिए ये क्या है को प्राइम में सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे 31 और 32 था, क्रमागत नहीं थी तो चेक कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 1 और 3 है तो इसको भी चेक कर सकते हैं अपन HCF की सहायता से। लेकिन यहाँ पर क्रमागत दिया है, जब क्रमागत दिख जाए तो कुछ चेक ही नहीं करना है। जैसे 9 और 10 है, लगातार है, 9 के बाद जस्ट 10, तो फिर क्रमागत है तो हमेशा HCF 1 होगा, तो क्या हो जाएगी, हमेशा सहअभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही 101 के बाद 102, तो ये भी क्या है अपनी सहअभाज्य है। 25 के बाद 26, तो सहअभाज्य संख्याएं जो है अच्छे से समझ में आ गई आपको, बिल्कुल हाँ आ गई। कोई सा भी कथन में क्वेश्चन बना के दे तो आप कर देंगे। अब मान लीजिए मैं ही पूछ लूँ आपसे, अभी यहाँ पर क्या पूछ लिया जाए आपसे कि 17 और 69, तो ये क्या को प्राइम नंबर है, तो आप यहाँ कहेंगे कि 17 जो है, 17 के पहाड़े में ये आपने कितनी बार आता है, ये कर लीजिए, चेक कीजिए इसको। तो 17 के पहाड़े में ये आता है क्या, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 68 आता है, ये नहीं आता। तो फिर ये दोनों क्या है अपनी HCF 1 आ रहा है यहाँ पे, तो ये को प्राइम है। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे पूछूं कि 15 और 24, तो यहाँ पे हो रहा है 3 पंजे ये 15, और यहाँ हो रहा है अपने कितना 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ HCF 3 आया, इसलिए ये दोनों क्या है को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने देखना है भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं और यौगिक संख्याएं, ये क्या है। तो भाज्य संख्याओं को ही कह रहे हैं हम क्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ये है कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहें तो। ऊपर हमने देखा है को प्राइम नंबर, तो ये क्या होती है भाई, तो ये संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्या जो नहीं हो, जो संख्या अभाज्य नहीं हो उसको क्या कहते हैं अपन, भाज्य कह देते हैं। जो प्राइम नहीं हो वो क्या हो जाएगी, कंपोजिट हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। यही कहा है कि जिनके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड हो, उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। दूसरी भाषा में इन्होंने कहा है वे धनात्मक पूर्णांक जिसमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भी पूरा पूरा भाग जाए, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 12, 14 इस तरह से है। तो सबसे छोटी जो है क्या है, भाज्य संख्या पूछ ले अब आपसे, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 बता सकते हैं आप। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछे तो भी 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ ले तो फिर आंसर 9 है, ठीक है। और 1 से 100 तक जब भाज्य संख्याओं का डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 से 25 तक जैसे यहाँ पे टेबल बनाई हुई है
वैसे ही यहाँ भी इन्होंने आपकी सुविधा के लिए टेबल बना दी है, इसको अच्छे से समझना है और याद कर लेना है डायरेक्ट। तो देखो 1 से 25 के बीच में अगर भाज्य संख्याएं पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कितनी, 15। और वहीं पूछा जाए कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो आंसर होना चाहिए ये 9। साथ साथ में कंपेरिजन से याद करते चलो। 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 39। या फिर आप एक याद कर लो और दूसरे में से उसको माइनस कर दो, ये वाला भी तरीका कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपने ये याद कर ली, प्राइम नंबर्स याद कर लिए, 1 से 25 तक 9 है, तो 25 में से आप क्या घटा दो, 9 घटा दो। 9 घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास में, देखो 15 में से 9 घटाओ, सॉरी यहाँ पे आपने क्या किया, 25 में से आपको 9 घटाना है, तो क्या आएगा आपके पास में, 16 आएगा। लेकिन एक जो है, एक क्या है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो उसको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 15 आई है अपने। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या करो, 50 है, 50 में से क्या घटा दो, 15 घटाया तो कितना आया अपने पास में, ये आया 35। -1 करना पड़ेगा क्योंकि एक भी इसमें ले लिया अपन ने, तो ये आ गया 34, तो ये 34 आ गया। अब ये वाली याद है तो ये निकाल सकते हो, ये वाली याद है तो ये निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर लो, एक याद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में 75 तक की में से आपको ये याद है 21 है प्राइम, तो हमें नॉन प्राइम देखनी है, कंपोजिट। तो यहाँ पे आया अपना कितना, 54, और 54 - 1 तो ये 53। और इसी तरह से ये 74 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों टेबल आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो एक टेबल तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। और कैसे आई है ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ये सारे नंबर्स हमने लिख लिए हैं और बाकी के नंबर्स भी आप अपनी उससे लिखें, ताकि आपको पता चले कि यहाँ 15 क्यों लिखा है, 21 क्यों लिखा है और 25 क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए। अब आगे देखते हैं कैनोनिकल फॉर्म क्या है। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखना ही कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। जैसे 24 का कैनोनिकल फॉर्म, मतलब कैनोनिकल मतलब कैप लगानी है, एक तरह से कैप लगानी है, घात लगानी है। तो 24 के हमने क्या किए, 24 के गुणनखंड कर लिए। ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिये 6। ठीक है, तो ये जो संख्याएं रहती है इनको गुणा कर देते हैं, तो यही किसके बराबर है, 24 के। तो 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये 3 लिख दी घात। और 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की घात 1। तो ये जो है घात के रूप में हमने लिखा है, फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में, तो उसी को हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। और कुछ भी यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड करना सीखते हैं आगे। जो ये हमने किया है इसको ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के पदों में तोड़कर लिखना है, उसको अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कहलाता है। और इसकी सहायता से हम बहुत सारी चीज़ें जो है फाइंड कर सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ क्या पूछे आपसे, फैक्टर्स पूछे, और भी कुछ तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे फटाफट से बता सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं और फिर इस वाले कॉन्सेप्ट को हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आज की क्लास वैसे ही ऑलरेडी आपकी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो ये देखिए 720 के फैक्टर आपको करने हैं, तो 720 के फैक्टर करने हैं तो आपको 2 से चलना है। क्या कहा है मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहली बात तो प्राइम नंबर्स ध्यान में होने चाहिए। प्राइम नंबर्स हमने अभी देखा है जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का ही भाग जाए। ठीक है, खुद का और 1 का भाग जाए, कौन कौन से हैं, तो देखो 2, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। ठीक है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 भी नहीं है, 17 है। ठीक है, इतने आप याद कर लो, इससे आपका काम चल जाएगा। इसके बाद में जो भी आएंगे 23 आ जाएगा, 29, 30 तक के याद कर लो। उसके आगे आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़े तो आप उसमें डिवाइड करके देख लेना कि खुद का और 1 के अलावा किसी और का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो चलिए अब हमें शुरू करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से हमने स्टार्ट किया यहाँ पर। तो 2 3 6 हो गया, 1 बचा, 2 6 12, 360। फिर 2 का टेबल पड़ा, क्योंकि ये अभी सम संख्या है, 2 का भाग हो जा रहा है। ये नहीं कि ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है तो वो कर दें। हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, इसलिए छोटी संख्या से हम बड़ी की तरफ चलेंगे। ठीक है, और जो प्राइम नंबर है उनको ही लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 8 16, ये 180। फिर से हमने 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 नाम 18, ये 0 हो गया। फिर 90 का आधा हो जाएगा 45, कितना हो गया, 45 हो गया। फिर अब ये क्या हो गया, यहाँ पर सम संख्या नहीं है, ये हो गई अपने पास विषम संख्या। और ये 4 और 5 आपको दिख रहा है, तो 4 और 5 9 है, और 9 में 3 का पूरा डिवाइड जा रहा है।
सम कर दिया हमने दोनों का, 3 का डिवाइजिबल का रूल पढ़ा था, तो 3 3 9 हो रहा है और रिमाइंडर 0, तो 3 का डिवाइड पूरा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 15 भी साफ साफ दिख रहा है, 3 पंजे 15, तो ये हो गया। अब 5 का डिवाइड हो गया। तो हमारे पास में क्या आया है, 2 कितनी बार आया है, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 2 जितनी बार आया, जितनी बार आया उसको ऊपर घात में पहुंचा दो, ठीक है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 आया है 2 बार, 2 घात लगा दी। 5 एक बार ही है, तो 5 की घात 1, यही इसके क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह से दे सकता है, या फिर जितनी बार है उतनी बार ये गुणा करके दे सकता है। तो इस ऑप्शन में दिया है इन्होंने गुणा करके, तो 1 2 3 और 4, तो ये एक ही ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट है। आगे देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 यहाँ पे 3 बार कर दिया तो गड़बड़, यहाँ ये 2 बार ही कर दिया, यहाँ 4 बार है, ठीक है। यहाँ 4 बार है लेकिन 5 है और 3 तो दिया ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए अपना राइट है, ठीक है। ऐसे ही 540 के फैक्टर्स जो है ये आपको करने हैं। अब इन्होंने पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछ लिया अब की बार, संख्या। ये नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड बताइए, ये संख्या वर्ड भी यहाँ पे लगा दिया। तो इन्होंने पूछ लिया यहाँ पर अपने पास में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो इसके ये इस तरह से फैक्टर करते हैं, ठीक। 540 के फैक्टर जब आप करेंगे तो खुद करके देखना यही आएंगे, ठीक है। 2 से स्टार्ट करना, फिर 2 का भाग नहीं जाए तब 3 का ट्राई करना, 3 का नहीं जाए तब 5 का, 5 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 का। तो इस तरह से चेक करते हुए चलना है, तो आपके पास एग्जैक्ट यही आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क जो आपको खुद को करके देखना है। तो ये आपने लिख ली, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 घात लगा दी। 3 की घात 3 बार है तो 3 लगा दी, और 5 की घात 1। अब जितनी भी घात है ना, जैसे यहाँ 2 की घात 2 है तो ये 2 लिख दी, 3 की घात 3 है तो 3 लिख दिया, और 5 की घात 1 तो ये 1। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है, 2 + 3 + 1 तो ये 6, और यही क्या है, आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। यहाँ पे पूछा इन्होंने विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, 36 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ ली। तो 36 के फैक्टर करने पड़ेंगे पहले तो 36 को तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, 9 चौको 36, लेकिन न तो 9 प्राइम नंबर है न 4, तो 9 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3, दोनों ही प्राइम नंबर है। 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो यहाँ पे अपने पास फैक्टर क्या आ गए, 2 की घात 3 की घात 2 × 2 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, मतलब जो भी क्या है अपने पास अलग अलग प्राइम नंबर से उनकी संख्या पूछी है। तो क्या है, कितने हैं, 3 है एक तो, और एक 2 है, तो 2 अपना आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे गुणनखंड के बारे में बताया है, गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो है जैसे 12 है अपने पास, ठीक है। किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, वे सभी संख्या होती है जो उससे क्या हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखना है 12 का जो है, 12 के फैक्टर्स आपको करने हैं। अब 12 से किस किस को हम डिवाइड कर सकते हैं कि रिमाइंडर जो है अपने पास 0 आ जाए। तो 12 से एक तो आप 12 को ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। 12 से जो है 6 को कर 6 दूनी 12 होता है, तो ये 6 लिख लिया। 4 से भी डिवाइड होता है, 4 × 3 = 12, तो ये 4 आ गया। 3 से हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 से भी हो जाएगा, 2 छक्के 12, और 1 से तो हो ही जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, पॉसिबल फैक्टर्स हैं। क्या है, इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं 12 के। और किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद ही होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि सबसे छोटा तो 1 दिख रहा है, सबसे बड़ा 12, और 12 के ही इन्होंने पूछे थे अपने से। तो ये दोनों लाइन भी हाईलाइट कर लेनी है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड हमेशा वो संख्या ही होती है। ये आपसे कथन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अब, तो अब हमें देखना है परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है, हमने कंपोजिट देख लिया, को प्राइम देख लिया, और हमने प्राइम नंबर्स देख लिए हैं। अब हमें देखना है कौन सी संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ये क्या होती है, वे संख्या जिनके सभी जो भी गुणनखंड है उनका योग क्या हो जाए, उसी संख्या के बराबर आ जाए। क्या हो जाए, देखो, जिसके सर्वसंभव गुणनखंडों का योग क्या आ जाए, उसी संख्या का क्या हो जाए, दुगना हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे अपन, संपूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे 6 दिया है इन्होंने, तो 6 के हमने फैक्टर करने हैं। पहले तो क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 6 में 2 का जाएगा, 6 में 3 का भी जाएगा, और 6 में 6 का भी जाएगा। तो ये बराबर नहीं लगाना, अपने को कोमा लगाना है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्या है, 1 2 3 और 6, ये इसके क्या है, फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 और 6। अब इनका क्या करना है, हमें सम करना है। अब की बार परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर चेक करने के लिए क्या करना है, इनका सम कर देना है, जोड़ देना है इनको, ठीक। तो ये आ गया 6 और 3 9, 9 और तो ये 11 और 1 12, तो 12 आ गया। और ये जो 6 अपने को दिया था इसका क्या है, ये डबल है, ठीक है।
तो इस तरह से हमें ये चेक करना पड़ेगा। जैसे अपने पास में 6 हो गया ये। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, 28 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 28। अब 28 के भी फैक्टर्स लिखते हैं सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर आएगा अपने पास 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 नाम 27 होता है, 28 नहीं होता। तो 4 7 28, तो 4 हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 चौको 28, 14 दूनी 28, फिर 28। तो ये सारे इसके क्या है, पॉसिबल फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब का क्या करना है, ऐड करना है। क्या कर देना है, इन सब का ऐड कर देना है। तो देखो क्या आएगा, ये आएगा अपने पास 2 और 1 3, 3 और 4 ये 7, 7 और 7 ये 14, 14 और 14 ये 28, 28 और ये 28 कितना हो जाएगा अपने पास में 56। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जो संख्या थी उसका डबल आया कि नहीं आया, तो आ गया है 56। इसलिए ये क्या है, अपने पास में परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में निम्न में से संपूर्ण संख्या नहीं है, तो 6 तो हमने यहाँ चेक कर लिया, ठीक है ये तो है। इसी तरह से करना है जब क्वेश्चन आए। और 28 हमने यहाँ पे चेक कर लिया, ये भी है। अब 96 को और 496 को चेक करना पड़ेगा। तो 96 के पॉसिबल फैक्टर करिए और 496 के। तो ये भी आपका क्या है, थोड़ा सा होमवर्क है, छोटा छोटा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ जो आपको करना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। 1 से 100 तक की गिनती में केवल 2 संख्याएं ही पूर्ण संख्या होती है, 6 और 28। ठीक है, 6 और 28 ही पूर्ण संख्या होती है, इसके अलावा जो है नहीं होती। तो यहाँ पर अपना आंसर जो है, इस लाइन को पढ़ने से आपको समझ आ रहा होगा कि ये 96 हो जाएगा। और 496 जो है, इसको अगर आप डिवाइड करके करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगी संख्या। ठीक, क्योंकि 3 अंकों की जो है संपूर्ण संख्या क्या होती है, 3 अंकों की संपूर्ण संख्या, 3 अंकों की परफेक्ट नंबर जो है यही होता है 496। तो ये डायरेक्ट याद रख लें। 1 अंक वाला पूछे तो 1 अंक वाला 6 बता देना है। ठीक है, 1 अंक वाला पूछे आपसे परफेक्ट नंबर तो फिर 6 बता देना है, 1 डिजिट। 2 डिजिट में पूछे, 2 डिजिट में तो केवल क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 3 डिजिट में पूछ लिया तो 496 हो जाएगा। और 4 डिजिट में पूछ ले तो 8128। तो ये 4 ही है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ भी आपसे पूछ लेगा तो फिर आपको वो गलत कर देना है। ठीक, और ये भी फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, इस मेथड से निकाल लेना। NV संपूर्ण संख्या जो है ये क्या होगी, 2 की घात n-1 इंटू 2 की घात n-1। और n क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है 2 3 5 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इससे जनरली तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अब डायरेक्ट इसे जो अगर फैक्ट्स वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाना होगा तो वो आपसे पूछ सकता है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज तक तो कभी पूछा नहीं गया, पर एक बार देख लेना। तो देखो त्रिकोणीय संख्या जो है, ट्रायंगुलर नंबर जो है ये देखने हैं, तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला है। NV त्रिकोणीय संख्या जो है इसके लिए होता है n इंटू n+1/2। और यहाँ पे n क्या है, वही प्राइम नंबर है 2 3 5 7। तो पहली के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 रख दो। तो पहली के लिए 2 इंटू 3/2, तो ये अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 आ जाएगा अपने पास। NV त्रिकोणवी पूछी है ना उसने, तो 1 इंटू, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी हमने, तो NV पूछी है तो यहाँ पर 1 भी आएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 इंटू 2/2, तो ये 1 आ जाएगा। दूसरी के लिए पूछा है तो 2 इंटू 3/2, तो ये 3 आ जाएगा। तीसरी पूछे तो 3 इंटू 4/2 मतलब 6 आ जाएगा। और चौथी पूछे तो 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान, फेस वैल्यू, इसके ऊपर। तो जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वही जो है अंक जो है वही उसकी क्या है, फेस वैल्यू। किसी भी अंक का शुद्ध मान वह अंक स्वयं मतलब खुद ही होता है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू जो है ये अभी हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे देखो 8645 में आपसे पूछा है कि 8 का शुद्ध मान बताइए। शुद्ध मान की जगह जातीय मान दे दे, अंकीय मान दे दे, फेस वैल्यू कुछ भी इसका अपोजिट दे दे, तो एक ही मतलब है 8 होगा। ठीक है, 8 का पूछा है तो 8 ही होगा। यहाँ पे 6 का शुद्ध मान पूछा है तो 6 ही होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्थानीय मान में क्या पूछा है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में स्थित अंक का स्थानीय मान क्या होता है, वह अंक जिस स्थान पर वो है। ठीक है, वह अंक जिस स्थान पर वो होता है
उस स्थान के मान को और उस इस अंक के शुद्ध मान का गुणनफल क्या हो जाता है, स्थानीय मान हो जाता है। जैसे ये है 8645, इसी में आपसे पूछ लेता है इसका क्या है, 8 का क्या बताइए आप स्थानीय मान बताइए। किसका स्थानीय मान किसका बताना है, 8 का। तो 8 कहाँ पर है, ये देखो 8 फर्स्ट में है, तो 8 लिख लिया अपन ने, ठीक है 8 तो लिख ही लिया। और इसको फिर किससे गुणा करने पड़ेगा, कौन से स्थान पे है ये, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तब अपना ये 8000 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ 6 का पूछता तो यहाँ पे 6 × 100 तो 600 हो जाता। यहाँ पे पूछा है 9645 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 भी यहाँ स्टार्टिंग में है, इसलिए 9 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9000 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें चलना है। अब और बड़ी संख्या दे दी है मान लीजिए, या फिर दशमलव वाली दे दी, यहाँ दशमलव लग रहा है, 9645 दशमलव यहाँ लगा है 2327, वापस लिख लेते हैं। इसमें पूछ लिया मान लीजिए आपसे, तो इसमें पूछा है तो क्या बताएंगे, 4 का पूछ लिया तो इससे पहले पढ़ेंगे इकाई और दहाई, तो 4 × 10 तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का पूछ लिया तो 2 क्या क्या हो जाएगा, यहाँ इकाई है और दहाई है, लेकिन ये क्या होगा, अपोन में चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉरी ये यहाँ से चलेगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 का क्या हो जाएगा, 3/10, और 2 का क्या हो जाएगा, 2/100 हो जाएगा, और 7 का 7/1000। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर स्थित अंक का स्थानीय मान और शुद्ध मान समान होता है। ठीक है, जैसे कि ये 5 है तो 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही सेम होगा, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। ये तो पॉइंट वाली संख्या है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब है हमारे पास में लास्ट जो है पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती जो है ये क्या है, तो जो है अपने पास इसका मतलब कि किसी भी संख्या की पूर्व संख्या मतलब उससे एक कम संख्या जो है वो पूर्ववर्ती हो जाएगी, और अग्रवर्ती जो है उससे एक पहले की हो जाएगी, एक बाद की, सॉरी अनुवर्ती और उसके बाद वाली, इस तरह से चलती है। तो अनुवर्ती सक्सीडिंग और प्रेसीडिंग नंबर, इसे दूसरी को हम कहते हैं। तो किसी संख्या की पूर्व संख्या मतलब एक संख्या कम उससे, वो पूर्ववर्ती हो जाती है। जैसे 1000 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी है तो 1000 में एक कम कर दीजिए तो 999 आ जाएगा। 800 की पूछी है तो 799 आ जाएगा। ठीक है, सम संख्या आप सब देख ही चुके हैं कि जो क्या है पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाए, जिनके इकाई का अंक यूनिट डिजिट हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो हमारी इवन नंबर्स होती है। विषम नंबर जो पूर्ण संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो तो वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9 होता है। और एक क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है। एक सबसे छोटी विषम संख्या तो है, लेकिन एक न तो क्या है भाज्य संख्या है, और न ही ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाजकता के नियम हम पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे हमने देख लिए हैं। 2 से 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 का देख चुके हैं, 10 का भी, 11 का देख चुके हैं, 13 का, 17 का और 19 का हमने नहीं देखा है। ये वैसे भी टफ पड़ता है, देख लीजिए एक बार। जो यूनिट डिजिट है उसका 4 गुना करते हैं, और जो बची संख्या है उसमें लगातार जोड़ते जाते हैं, और फिर जो लास्ट संख्या बचती है उसको 13 का गुणा होनी चाहिए। ठीक है, 13 में हम लास्ट के 4 डिजिट जो है उनको गुणा करते जाते हैं, सॉरी लास्ट यूनिट डिजिट का 4 गुना करके घटाते जाते हैं। जैसे कि हम 7 वाले में क्या करते थे, 7 वाले में यूनिट डिजिट का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते थे, और फिर 7 से जब कट जाती थी तो वो डिवाइड हो जाती थी। वैसे ही 13 में करना है, लेकिन यहाँ पे लास्ट के डिजिट को 2 गुना नहीं करके 4 गुना करना है और लगातार जोड़ते जाना है। ऐसे ही 17 में क्या करना है, 17 में 5 गुना करना है यूनिट डिजिट का, और फिर लगातार घटा के चेक करना है। 19 में कितने गुना करना है, तो यूनिट डिजिट का 2 गुना करना है और फिर इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 7 वाले में तो हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं यूनिट डिजिट का और घटाते हैं। 13 वाले में 4 गुना करते हैं और जोड़ते हैं। ठीक, और 17 वाले में क्या करते हैं, 5 गुना करते हैं और फिर घटाते हैं। 19 के चेक करने में लास्ट का 2 गुना करते हैं और फिर जोड़ते हैं। तो ये जोड़ना घटाना थोड़ा सा क्या है आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो इसमें आप अगर नहीं पढ़े तो अच्छा है, आपकी इच्छा है क्वेश्चन करने की तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 11 तक के तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट का ये कॉन्सेप्ट है। यूनिट डिजिट हम आराम से देख चुके हैं, यही इन्होंने बताया है। PDF में आप पढ़ लेना कि जिसमें क्या हो, लास्ट में यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो वो सेम हो जाएगा, और 0, 1, 5, 6 नहीं हो तो फिर हमें घात के जो है लास्ट के 2 अंकों से
बनी संख्या को देखना रहता है और उसको 4 से डिवाइडेबल करके चेक करते हैं और फिर उसकी गणना करते हैं। तो बस यही बात यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं PDF आपको दे दूँगी। प्रैक्टिस आपको करनी है इनकी, ठीक है। और जितने क्वेश्चन आपसे हों तो अच्छी बात है, आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको डिटेल में इनका सॉल्यूशन करना है और जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो उसका क्वेश्चन नंबर जो है आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे बता देना @RPSC तरंग। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम भी, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि इस PDF में से आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो समझाना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में वो कर देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी तो फिर आप क्या करेंगे, तो साथ में आपको भी क्वेश्चन करने हैं, तभी जो है आपकी जो है स्पीड अच्छी होगी। और साथ में जो है जितना भी आपको क्लास में कराया जाए इसकी PDF तो आपको दी जा रही है। इसके बाद में भी जब आप 1 बार 2 बार क्लास देख लें, जितनी बार भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, बार बार रिपीट करके देखें, और जब भी देखें तो पेन और पेपर आपके पास में होना ही चाहिए, चाहे रफ पेपर ही हो। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, तो फिर एक आप अच्छी मतलब जो एग्ज़ाम के टाइम उनको देख सकें उस तरह के नोट्स बनाने के लिए क्या करें, जैसे इन्होंने यहाँ बीच में लाइन बना के आपको नोट्स दिए हुए हैं, वैसे ही आप भी अपनी A4 साइज़ कॉपी में क्या करें, बीच में लाइन डाल लें ऐसे, और इधर कुछ लिख लें और यहाँ लिख लें, क्योंकि जब 2 पेज में अगर एक ही चीज़ को लिखेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा नोट्स बहुत सारे हो गए। आप 2 पेज का काम 1 पेज में ही कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा बर्डन भी नहीं लगेगा और नोट्स आपके बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे। और शॉर्ट में चीज़ें लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये नहीं कि पूरी लाइन टू लाइन लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी का रूल लिखा है तो यहाँ पूरा ऐसे नहीं लिखना, जिस संख्या का इकाई अंक ये हो तो भाज्य होगी। सीधा आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है 2 और एरो लगाना है, फिर आप लिखें यूनिट डिजिट क्या है 0 2 4 6, बस ख़त्म। ऐसे ही 3 में क्या करना है, 3 लिखो और यहाँ पे लिख लो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इक्वल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड कर दो 3 से, बस इतना ख़त्म। 4 से तो 2 का 4 का ये सब एक साथ लिखना है आपको, देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही लिखना है। 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, या 8 लिख लिया, 16 लिख लिया और 32 और 64। क्या करोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख लो, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट डाल लेना और यहाँ पे लिखना यूनिट डिजिट लास्ट का 1 चेक करना, फिर यूनिट डिजिट नहीं लास्ट डिजिट लिखो। लास्ट डिजिट कितने चेक करने हैं 1, यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 देखने हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 देखने हैं, यहाँ पे 4 देखने हैं। तो इस तरह से जल्दी जल्दी आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से अगर आप नोट्स बनाएंगे, सब चीज़ें करते हुए चलेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आपका मैथ्स का डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। और नंबर सिस्टम जो है इस पर हम ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो आप फिर क्या करेंगे वहाँ पर, क्योंकि रीजनिंग से तो आजकल क्वेश्चन वो नहीं के बराबर ही पूछ रहा है। रीजनिंग तो आप ज़्यादा पढ़ने पे इतना ध्यान नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैथ्स आप छोड़ देंगे तो अभी जो 25 में पेपर हुआ है उसकी तरह आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो छोड़ना बिल्कुल इसको नहीं है, मैथ्स को। रीजनिंग का क्वेश्चन तो वैसे भी आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हमारी यहाँ पे बची है थोड़ी सी, 1 से 2 क्लासेज जो है और अपनी यहाँ पे इसकी आएगी नंबर सिस्टम की, उसके बाद में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही है, बेनिफिशियल है या नहीं है, तो ये आपको ज़रूर बताना है। मैं आपसे ज़्यादा बीच में बिल्कुल भी सब्सक्राइब का, लाइक का, कमेंट का कुछ भी नहीं कहती हूँ, लास्ट में इसीलिए कहती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपका भी जो है मोटिवेशन देना बनता है। और क्लास को आप देखने के बाद में आपके पास एक हाइप का बटन आता है, तो आप हाइप भी करें जिससे और बच्चे जो हैं उनके पास भी क्लास पहुँचे। और आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लाइक शेयर करें और ये हाइप का बटन नया आया है जिससे आपकी जो है क्लास और तक भी पहुंचती है। तो थोड़ा सा अपनी चैनल को क्या है बढ़ाने में आप अपना सहयोग करें तो ही इतनी मेहनत का मज़ा आएगा। कम से कम 5-10 बच्चों का सिलेक्शन तो यहाँ से पढ़कर हो, तभी जाकर इतनी मेहनत का कोई मज़ा आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। इतने सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, किसी का सिलेक्शन होता है नहीं होता है, उनको कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ज़रूर यहाँ पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं सिर्फ आपको ही यहाँ पर पढ़ाने के लिए हूँ, ठीक है। आपके एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो तभी जाके कोई मतलब निकलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।